हेलो फ्रेंड्स, तो हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे डबल ए नोट से। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अभी आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और जो रिपीट नहीं हो रहे वही हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एग्ज़ाम करीब है। तो फिर उसके बाद फिर हमने जो है पैथोलॉजी के लेक्चर्स भी करने हैं, फिर एनाटॉमी के करने हैं। तो अब है कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। व्हाट इज़ फाइंडिंग इन यूरिन? यूरिन के अंदर क्या फाइंडिंग होगी? इंक्रीज यूरिन यूरोपोरफायरिन 1। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया में क्या होगा? यूरिन यूरोपोरफायरिन 1 इंक्रीज हो जाएगा। अ फीमेल हैड एरोटिक रूट डायलेशन, मतलब एरोटिक जो वाल्व होता है उसकी जो रूट है उसकी डायलेशन होगी 4 सेंटीमीटर तक। आकुलर एग्जामिनेशन शोड लेंस डिसलोकेशन, और लेंस की डिसलोकेशन हुई है उसमें। मिट्रल वाल्व लीफलेट डिफेक्ट है विद सिस्टोलिक क्लिक है। तो डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग है? तो ये मार्फन सिंड्रोम का टिपिकल सिनारियो है। ठीक है, उसमें हमारे पास फिब्रिलिन का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से एरोटिक रूट की डायलेशन हो जाती है, लेंस की डिसलोकेशन होती है। तो ये मार्फन सिंड्रोम है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद कोरिया, ये पेशेंट है उसको कोरिया है। ठीक है, नॉर्मल जर्की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, लिम्स की। मेंटल रिटार्डेशन है। द डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, तो ये हंटिंगटन डिजीज में होता है ये सारे सिम्टम्स हंटिंगटन डिजीज में। बेरी बेरी एसोसिएटेड विद, बेरी बेरी हमने पढ़ा था विटामिन B1 डिफिशिएंसी की वजह से होता है, ग्लूटामाइन की वजह से। अच्छा, उसके बाद है टू सिबलिंग्स हैं with osteogenesis imperfecta but their parents are normal line. Mode of inheritance germline mosaicism, mosaicism कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि जाइगोट जब डिवाइड होता है और जब 2 या 4 सेल्स में डिवाइड होता है तो उसमें एक सेल फॉर एग्जांपल उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है, तो वो सेल भी डिवाइड हो रहा होगा, वो जो चेंज्ड सेल है। बाकी सेल्स भी डिवाइड हो रहेंगे, बाकी तो सिमिलर होंगे और वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल में 2 टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, 2 टाइप के डिस्टिंक्ट सेल लाइन्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम मोसिज्म कह रहे थे। तो ये जर्म लाइन मोसिज्म, और जर्म लाइन में मोसिज्म उसकी वजह से फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो सकता है। अब एंजाइम हुज एक्टिविटी इंक्रीजेज इन कैंसर सेल, कैंसर सेल में कौन से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है? टीलोमेरेज। अब टीलोमेयर जो होता है, टीलोमीज एंड मेयर मीज पार्ट, एंड वाला जो पार्ट होता है डीएनए का। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है हमारे पास। डीएनए तो डबल हेलिक्स है ना, आप लोग को पता है। तो जब सेल डिवाइड होता है, हर सेल डिवीजन के बाद इसके कुछ हिस्से, ये वाला हिस्सा डिक्रीज हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले सेल डिवीजन में ये वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल अगले में ये वाला हिस्सा, इस तरह होता होता कई सेल डिवीजन के बाद वो सेल फिर बिल्कुल डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो और इसी वजह से हमारे पास क्या हो रही होती है? एजिंग हो रही होती है। तो ये जो एंड है डीएनए के, इनको हम कहते हैं टीलोमेयर, और ये हर सेल साइकिल में डिक्रीज होते जाते हैं, इनकी साइज़ कम होती जाती है। और टीलोमरेज क्या होता है? एक एंजाइम है, वो फिर क्या करता है? नॉर्मल क्वांटिटी में तो हर सेल में प्रेजेंट होता है, वो इस हमारे पास एंड को वापस रिपेयर करवाता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली नहीं करवा सकता, ठीक है, इनकम्प्लीटली, फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम क्या करेगा? इतना हिस्सा फॉर एग्जांपल वापस रिजनरेट कर देगा, अगर कंप्लीट रिजनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं उनमें टीलोमरेज एंजाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जितना हमारे पास लॉस होगा हर सेल डिवीजन में, उतना ही दोबारा बन जाएगा। उसकी वजह से फिर क्या होगा? उस सेल की वो सेल समझें, उसकी लाइफ स्पेन समझे इमॉर्टल हो जाएगा। ठीक है, इमॉर्टल मतलब मतलब उसकी डेथ नहीं होगी उस सेल की, वो सेल डिवीजन होते रहेंगे होते रहेंगे। तो इस वजह से कैंसर सेल हमारे पास क्या है? डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनकी सेल डिवीजन होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये एंजाइम ज़्यादा होता है जो कि हर सेल डिवीजन के बाद डीएनए का जो हिस्सा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेलोमेयर के ऊपर, उसको ये वापस ऐड करता जाता है ना, तो फिर सेल डिवीजन अफेक्ट नहीं होगा, बार बार होता रहेगा। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी एंड माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम में जो माइक्रो डिलीशन या एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए फिश टेक्निक है। अब फिश का मतलब क्या होता है? फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके ज़रिए हम जीन चेंजेस और क्रोमोसोम चेंजेस और एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। विटामिन बी डिफिशियंसी काजेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, दिस इज़ ड्यू टू, ये हमने पढ़ा था बेरी बेरी की वजह से। विटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी होती है, जो 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई। वेट बेरी बेरी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीवीएस मतलब हार्ट और ब्लड वेसल अफेक्ट होते हैं, और ड्राई बेरी बेरी में सीएनएस, ठीक है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। थायमिन डिफिशियंसी फिर से वही है, काजेस क्या करेगा? वर्निकीज इंसेफेलोपैथी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन विल रिपल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू, हाँ, इसमें हमारे पास हेपारिन सल्फेट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, किस बेसमेंट मेम्ब्रेन में? बॉमस कैप्सूल का जो होता है या नेफ्रॉन में जो होता है।
उसकी वजह से एल्ब्यूमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, अपने सल्फेट के ऊपर भी, उसकी वजह से फिर एल्ब्यूमिन हमारे पास नेफ्रॉन में उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी। विटामिन सिंथेसाइज एंड जीआईटी में जो विटामिन सिंथेसिस होता है वो क्या है, विटामिन के है। और कौन बनाता है जीआईटी में, फ्लोरा जो होता है वो विटामिन के बना रहे होते हैं। साइटोकेराटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ नियोप्लेजिया। अब नियोप्लेजिया कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम केराटिन को देखते हैं, ठीक है, वो जो कि नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। लेकिन अगर उसका हमारे पास कम हो जाए साइटोकेराटिन, फिर हम कहते हैं कि नियोप्लेजिया हो चुका है। अब अल्कोहलिक मैंने प्रेजेंटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगी, थायामीन। अब इसमें एक ये बात याद रखें, अल्कोहलिक मैन में हाइपोग्लाइसीमिया तो हुई है, लेकिन अल्कोहलिक मैन में आपको पता है B1 डिफिशिएंसी भी होती है थायामीन के, और थायामीन की डिफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो जाए वर्निकी एंसेफेलोपैथी होती है, ठीक है, जिसमें एटेक्सिया होता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, लॉस ऑफ एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी होती है, वर्निकी एंसेफेलोपैथी उसको कहते हैं, वो थायामीन या विटामिन B1 डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो अल्कोहलिक्स में उसकी डिफिशिएंसी होती है थायमीन की पहले से, और अभी उसको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। अब अगर उस पेशेंट को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डेक्सट्रोज लगाएंगे ना, डेक्सट्रोज अगर लगाएंगे तो उसका हाइपोग्लाइसीमिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है, थायमीन पहले से कम है अल्कोहलिक मैन में, और डेक्सट्रोज ग्लूकोज जो है वो थायमीन को यूटिलाइज़ करता है। जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या बनता है, पायरुवेट बन जाता है, ठीक है ना, पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए, और फिर वहाँ पर एसिटाइल को ए में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्रेब साइकिल। अब इस दौरान क्या है, थायामीन यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, विटामिन B1। अब क्या है, आपने पहले से थायामीन उस पेशेंट में कम है, फिर आपने ग्लूकोज दे दिया, तो मज़ीद ग्लूकोज क्या है, वो ग्लूकोज क्या होगा, पायरुवेट में जब कन्वर्ट होगा, वही पायरुवेट जब एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होगा, तो थायामीन पहले से कम है और ज़्यादा थायामीन यूटिलाइज हो जाएगा। जब और ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा तो ब्लड में थायामीन बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो पेशेंट को वर्निकी एंसेफेलोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, वर्स हो जाएंगे। इस वजह से उनको डेक्सट्रोज देने से पहले हम थायामीन देते हैं, उसके बाद फिर डेक्सट्रोज देते हैं, ताकि वर्निकी एंसेफेलोपैथी ना हो। मार्फन सिंड्रोम जीन डिफेक्ट किस क्रोमोसोम पे होगा, 15 पे। अच्छा, ये वाला इतना ही इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि बेबी है 60% उसका वेट, स्मॉल पर्पल कंट्यूजन है उसके थाई के ऊपर, तो ये क्या है, फिजिकल अब्यूज़ है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी कंसेप्ट नहीं है। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिफेक्ट जीन मेक्स द सेल इम्परमेबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, एक जीन डिफेक्टिव होता है, उसकी वजह से फिर क्या है, प्रोटीन के लिए इम्परमेबल हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। अल्ब्यूमिन डज नॉट पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा था, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज किस वजह से है, हेपारिन सल्फेट की वजह से। फैट डाइजेशन कौन करवा रहा होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल साल्ट्स, उसके बाद फिर लाइपेज करवाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे ये एमसीक्यूज, असल में ये एमसीक्यूज बनता ही नहीं है ना। यहाँ पर इन्होंने पूछना था फैट एमल्सिफिकेशन कौन कराए, तो हम कहते हैं बाइल साल्ट्स। फिर अगर वो पूछते डाइजेशन कौन कराए, तो फिर हम लाइपेज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास CPS भी अपने टाइप के क्वेश्चन देता है, तो आपने इसको फॉलो करना है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना, लाइपेज ज़्यादा करेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वही लगाया हुआ है, तो आपने उसी को फॉलो करना है, क्योंकि इसके एरटा भी मैंने ठीक किए हुए हैं ना। Patient having cough and basal crackles on examination, doctor find his heart is enlarged. Which one of them is responsible for his enlarged heart है, तो B1। अब देखें B1 विटामिन B1 बेरी उसमें होता है, मैंने अभी आपको बताया, वेट बेरी जो होता है उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें हार्ट हमारे पास इनलार्ज हो जाता है और ठीक से पंपिंग नहीं करता, हार्ट फेलवर हो जाती है, ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसको कहते हैं। और 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, या तो बार बॉडी आप कहें एब्सेंट होता है, या सेंटी मतलब छोटा सा। डिफिशिएंसी ऑफ नियासिन काजेज पेलेग्रा काज करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेलेग्रा में फिर साइन एंड सिम्टम्स भी आपने पढ़े थे, 3 Ds थे, बल्कि 4 Ds। विटामिन D3 डिफिशिएंसी काजेज हार्ट नर्व डिजीज भी काज करता है, पेलेग्रा भी। पेलेग्रा में डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, डर्माटाइटिस होता है, और फिर अगर बहुत सीवियर हो तो डेथ भी काज कर सकता है। डर्माटाइटिस का मतलब क्या होता है, डर्मा मीन्स स्किन, टाइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो स्किन की इन्फ्लेमेशन। कॉलर रैश लाइक नेकलेस, ठीक है, जो हमारे पास नेक है उसके अराउंड हमारे पास कॉलर की तरह इस तरह का रैश बन जाएगा, रेड। डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड, मतलब कीटोएसिडोसिस की बात कर रहा है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है। बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ना, उसमें कीटोएसिडोसिस ज़्यादा होती है ना। एसिटोएसिटिक एसिड क्या है, कीटोन बॉडी है ना। अच्छा, वेडलिंग गेट लाइक डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम स्क्वाटिंग पोजीशन, अगर एक पेशेंट है वो स्क्वाटिंग पोजीशन में है तो वो उठ नहीं पा रहा, स्टैंड कर नहीं कर पा रहा, तो उसमें कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज।
काइलोमाइक्रोन्स आर सिक्रेटेड, ये भी हमारे पास कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है। आर सिक्रेटेड इन काइलोमाइक्रोन्स सिक्रेट होते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, फिर है पेशेंट डेवलप्ड गम स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, ये बार बार पड़ा हुआ है, ये स्कर्वी है, स्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी है, ठीक है, विटामिन सी भी इसको कहते हैं। फैट्स इंटर द लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। अच्छा, फिर है हमारे पास द मेजर लाइपोप्रोटीन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल यूज्ड इन द सेल, वो कौन सा है, LDL है। यूरिन कलर टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर, इंजाइम डिफिशिएंसी, हेमोजेनेसिस ऑक्सीडेज, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़े हुए हैं। ट्रांसफर्ड बाय मल्टी फैक्टोरल इनहेरिटेंस के जरिए कौन ट्रांसफर हो रहा है, एम्फाइलोसील, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व इन सेल रिपेयर, सेल रिपेयर में कौन इन्वॉल्व है, साइटोकेराटिन। और यही साइटोकेराटिन जब डिक्रीज होगा नहीं, सेल रिपेयर ठीक से नहीं होगा, तो फिर क्या होता है, नियोप्लाज्म हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विमेंटन हमारे पास डिस्मन मसल में था, विमेंटन हमारे पास, और साइटोकेराटिन एपिथेलियल सेल्स में था। रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये आपने रटना है। यहाँ पर इन्होंने सारे एंजाइम दिए हुए, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इनमें से शायद आ जाए कोई MCQ। लिम्फ वेसल इन्वॉल्व इन, लिम्फ वेसल किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टिक हाइग्रोमा में, ठीक है। वजह क्या है, सिस्टिक हाइग्रोमा में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, मतलब लिम्फ वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से लिम्फ एक्युमुलेट हो जाता है और एक सिस्ट बन जाता है, उसको कहते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। और ये कॉन्जेनिटली होता है ना, ये आपने पिक्चर, आप इसका सर्च भी कर सकते हैं पिक्चर, ठीक है, गूगल पे। B12 कैरियर फैक्टर कौन सा होता है, ट्रांसकोबालामिन 2। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी कौन सा होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मैग्नेटा टंग, मैग्नेटा का मतलब बड़ा टंग, बड़ा टंग किस वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ B2, ठीक है, या राइबोफ्लेविन, उसमें हमारे पास टंग बड़ा होता है, ग्रास टंग भी उसको कह सकते हैं। और B12 डिफिशियंसी में क्या था, रेड बीफी टंग, इसमें भी हमारे पास रेड होता है, बीफ गोश्त ज़्यादा होता है इसमें, तो ये हमारे पास आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है और साथ में हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है हमारे पास और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं, वाटर बना रहे होते हैं, तो ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस दौरान ATP भी बन रहे होते हैं, ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनकपलिंग, ठीक है, अनकपलिंग। और वो कौन करवा रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन करवाता है, मोर देन थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन मोर देन एपिनेफ्रिन। होमोसिस्टीन इन ब्लड कम्स फ्रॉम विच अमाइनो एसिड, मेथियोनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ब्लड के अंदर मेथियोनिन कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में। व्हाट हैपन्स इन S1 फेज डुप्लीकेशन ऑफ DNA, ये हमने पढ़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन, कौन सा डिफिशियंसी, कौन सा विटामिन काज करता है, वो हमारे पास है ऑप्टिक न्यूराइटिस, B12 करवाता है मोर देन B6, ठीक है। और एक है पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल नर्व्स की इन्फ्लेमेशन कौन करवाता है, B1 मोर देन B6 और मोर देन B12, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। अब देखें B6 कब डिक्रीज हो रहा था, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी जब हम देते हैं उसमें आइसोनियाजिड देते हैं, ठीक है, आइसोनियाजिड फिर क्या करता है, B6 को डिक्रीज कर रहा था, और उसी की वजह से फिर हमारे पास क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा था। इस वजह से हम लोग जब भी ट्यूबरकुलस के पेशेंट होते हैं उनको हम लोग आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 बीटा 6 टैबलेट दे रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आपने याद रखना है कि हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन या ब्लरिंग या डिप्लोपिया, तो वो कौन काज करवाता है, B12 मोर देन B6। और पेरिफेरल न्यूराइटिस B1 है, B6 है, B12 है, असेंडिंग आर्डर में है, ठीक है, 1 है फिर 6 है फिर 12 है, इस तरह से याद रखें पेरिफेरल का। और वो डिसेंडिंग आर्डर में आप याद रखें ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, B12 है फिर B6 है। और उसके बाद है इन क्लासिक ग्लाइक्टोसीमिया, ग्लाइक्टोसीमिया नाम से जाहिर है कि ईमिया मीन्स ब्लड के अंदर ग्लाइक्टोज ज़्यादा हो गए, क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि किसी एंजाइम की डिफिशियंसी है, कौन से एंजाइम की, ग्लाइक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अगला है को एंजाइम, को ए एंजाइम रिक्वायर, इसको हमारे पास किस एंजाइम की, विटामिन B5 की रिक्वायरमेंट होती है। 1 कार्बन कैरियर हमारे पास बायोटिन होता है। अच्छा, यहाँ पर ये आपने याद रखने हैं, 1 कार्बन कैरियर बायोटिन है, या फिर आ जाएगा ऐड 1 कार्बन, वो भी बायोटिन है। एक होता है 1 कार्बन ट्रांसफ़र, वो हमारे पास फिर क्या है, फोलेट है, फोलेट क्या है, विटामिन B9 है, और बायोटिन क्या है, विटामिन B7 है। तो B7 या B9 भी आ सकता है नाम में, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना फिर आपने। तो B9 क्या है, 1 कार्बन को ट्रांसफ़र करता है या फोलेट, और B7 या बायोटिन 1 कार्बन को कैरी करता है, ठीक है। नो LD, इन दोनों में एक ट्रांसफ़र है एक कैरियर, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। नो LDL रिसेप्टर इन विच डिजीज़ है, तो ये टाइप 2 हाइपरलिपिडेमिया। उसके बाद इसकी तरफ आते हैं, सिस्टिक हाइग्रोमा भी हमने पढ़ा था, ये किस में ज़्यादातर होता है, कॉमनली टर्नर सिंड्रोम में। अच्छा,
student examining a slide visualizing a tumor of muscle of GIT, a protein which connects cells together is missing है, ठीक है। तो वो है फाइब्रोनेक्टिन। अब फाइब्रोनेक्टिन क्या है, सेल्स को कनेक्ट करता है, वो मिसिंग होता है कि क्या है, मसल GIT के हमारे पास जो वो होते हैं, क्या नाम है, कैंसर उनमें। मैपल सिरप यूरिन डिजीज काज्ड बाय डिक्रीज इन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम डिक्रीज होगा तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज होगा। उसके बाद है चाइल्ड हैज़ हेपेटोस्प्लिनोमेगली स्ट्रीक्स ऑन हेयर एंड फेस, ठीक है, स्ट्रीक्स हैं हेयर के ऊपर, फेस के ऊपर, और उसका लिवर और स्प्लीन बड़ा हुआ पड़ा है, एब्डामन उसका प्रोट्रूडेड है। तो ये हमारे पास टिपिकल क्वाशियोर का, क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से हेयर और फेस के ऊपर स्ट्रीक्स निशानात होते हैं, वो ठीक से उनका कलर नहीं बनता। क्योंकि कलर बनना कौन बनाता है, मेलानिन, वो भी एक प्रोटीन है। तो जब हमारे पास प्रोटीन की कमी है ना पेशेंट में, तो फिर मेलानिन नहीं बनेगा, उसकी वजह से हेयर्स का कलर भी हमारे पास क्या है, ब्राउन होगा या वाइट होगा, इस तरह से स्ट्रीक्स होते हैं, ठीक है। और हेपेटोस्प्लिनोमेगली भी इनमें होती है ना। अच्छा, पेरिफेरल न्यूराइटिस इज काज्ड ड्यू टू, यह भी हमने पढ़ा था। उसके बाद है लिवर मेंटेन सीरम ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ठीक है। मतलब सुबह आपने नाश्ता किया, फिर जोर को आप नाश्ता खाना खा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जब होती है, ठीक है, लिवर के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर, वो ग्लाइकोजन हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, वो ब्लड में आएगा, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर मेंटेन करता है। और उसके बाद फिर अगर वो ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाए तो फिर नया ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है फैटी एसिड से, ठीक है। लेकिन वो ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको कहते हैं, वो ज़्यादातर किस में होता है, जैसे हम लोग फास्टिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, 8 से 10-12 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया होता है, ठीक है, या फिर स्टारवेशन में कहते हैं, ठीक है, फाके हैं किसी के घर में, तो उस वक्त फिर हमारे पास क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ग्लाइकोजेनोलाइसिस ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो इस वजह से हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अलग चीज़ है, ग्लाइकोजेनेसिस भी अलग चीज़ है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस अलग चीज़ है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का बनना। ये तब होता है जब डायरेक्ट आप खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड से जाता है लिवर में, और वो सारे मिलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज जब मिलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, वो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड से सेल्स के अंदर भी इंटर होता है, वहाँ पर ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से पायरुवेट बनता है, एटीपीज बन रहे होते हैं, ठीक है। आगे फिर क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस भी होता है उसी पायरुवेट में। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस फिर क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो लिवर और मसल में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, स्टोर्ड फार्म ऑफ ग्लूकोज जिसको ग्लाइकोजन कह रहे हैं, उसकी ब्रेकडाउन दोबारा स्टार्ट होती है, वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज ब्लड में आता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन करवाता है। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पर पे कौन सा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अ 56-year-old एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर ईटिंग बर्गर है, फ्राइज एंड गेट हिज लिपिड प्रोफाइल डन है, ठीक है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूज हैज़ प्लाज्मा अपेयर, उसका प्लाज्मा क्या है, मिल्की वाइट अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या, कैलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि कैलोमाइक्रॉन्स का हमारे पास जो होता है कलर कौन सा होता है, मिल्की वाइट होता है, और उसमें होते क्या है, ज़्यादातर लिपिड्स होते हैं ना, फ्राइज वगैरह उसने खाए थे। पर्सन प्रिस्क्राइब्ड हु पर्सन प्रेजेंटेड विद कंप्लेन कांट सी इन डार्क है, ठीक है, डार्क में मतलब अंधेरे में नहीं देख पाता, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से हो रहा है, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए है। विच इंटरमीडिएट फिलामेंट इज प्रेजेंट इन मेसेनकाइम के अंदर कौन सा होता है, विमेंटिन होता है, मसल्स में डेस्मिन होता है, और एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, केराटिन होता है या साइटोकेराटिन। लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन टाइटिन है, ये इसको रट लो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी पोस्ट पेंक्रियाटेक्टोमी। पेंक्रियाज आपने निकाल दिया तो उसके बाद किस विटामिन की डिफिशियंसी होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की डिफिशियंसी होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई एंड के। तो यहाँ पर हमारे पास ए भी डिक्रीज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज होता है वो विटामिन डी है। अब क्यों फैट सॉल्युबल विटामिन डिक्रीज होते हैं, क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो है पेंक्रियाज से रिलीज हो रहा था, और वो क्या करता है, फैट्स की पहले डाइजेशन करवाता है, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है, फिर वो फैट्स हमारे पास जब एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं कैलोमाइक्रोन की शक्ल में, तो उसी के साथ हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि वो विटामिन भी उस फैट के अंदर सॉल्युबल हुए पड़े होते हैं, तो फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब जब फैट की हमारे पास वो नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो उन फैट्स के अंदर हमारे पास विटामिन पड़े हुए हैं। अब फैट का साइज़ बड़ा है, उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही, तो वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो तो हमारे पास इसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है, स्टूल के अंदर वो फैट, तो उसके अंदर जो विटामिन पड़े हुए हैं वो भी सारे इसी तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, पोस्ट पेंक्रियाटेक्टोमी।
मतलब ये सारे कंसेप्ट वाले वो होते हैं ना, थोड़ा सा आपने कंसेप्ट, और ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, इतना मुश्किल भी नहीं है। साइटोस्केलेटन कनेक्ट्स करता है टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय इंटीग्रिन, ये अभी रटे वाली चीज़ है, इसको आप रट लें। अब इसमें क्या है, सेल टू सेल जो हमारे पास एडिशंस होते हैं या अटैच होते हैं सेल एक दूसरे के साथ, वो होता है कैडरिन करवाता है। साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, इंटीग्रिन है। अच्छा, यहाँ पर फिर एक और है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्ट होता है टू इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पर साइटोस्केलेटन कनेक्ट है विद ईसीएम, यहाँ पर हमारे पास या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो कनेक्ट है आईसीएम के साथ, ठीक है। यहाँ पर ईसीएम कनेक्ट था किसके साथ, साइटोस्केलेटन के साथ, यहाँ पर ईसीएम कनेक्ट है आईसीएम के साथ। तो आईसीएम में और साइटोस्केलेटन ये डिफरेंस है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फिर आपने लगाना है इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद है ट्रिपल, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है मदर हैज़ गिवन फॉलिक एसिड है, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग अदर कंडीशन कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स काज करता है। सबसे कॉमन मोस्ट कॉमनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की काज क्या होती है, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। दूसरे नंबर पे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी, और विटामिन ए टॉक्सिसिटी कब होती है आजकल, क्योंकि फीमेल्स हमारे पास ये विटामिन ए के जो हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं एक्नी वगैरह के लिए लेते हैं, तो वो टेराटोजेनिक होते हैं, तो वो आप नहीं ले सकते, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रेटिनोन आइसोरेटिनोन वगैरह होते हैं ना। उसके बाद है अच्छा उसके बाद है इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल में। और ये अगर इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका जो जीन है स्पेक्ट्रिन का, उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो स्पेक्ट्रिन ठीक से नहीं बनेगा, उसकी वजह से हमारे पास जो वो हो रहा था डिजीज, उसको हम क्या कह रहे थे, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया पीएनएच, ठीक है। उसमें भी प्रॉब्लम किस में थी, स्पेक्ट्रिन, सॉरी इसमें नहीं, बल्कि स्पेक्ट्रिन में जब प्रॉब्लम होता है उसको हम नाम दे देते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। नॉर्मली स्पेक्ट्रम की वजह से, स्पेक्ट्रम क्या एक साइटोस्केलेटन है, उसकी वजह से आरबीसी का साइज इस तरह होता है, बाय कनकेव, इस तरह से भी कनकेव है, इस तरह से भी कनकेव है, ठीक है। बाय कनकेव डिस्क शेप होता है, ठीक है ना, इस तरह से डिस्क की तरह है। तो लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, ये स्पेक्ट्रिन हमारे पास डिफिशिएंट होगा, तो फिर क्या इसका साइज इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आरबीसी का साइज इस तरह से गोल होगा, उसको कहते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। उसमें फिर क्या है, ये आरबीसी जो होते हैं जो गोल, ये जब तंग ब्लड वेसल से गुजरते हैं इनकी हीमोलाइसिस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एनीमिया भी होगा और हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी हो सकता है। तो उसमें फिर क्या है, ये स्पेक्ट्रिन में प्रॉब्लम होता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस उसको कहते हैं। परसेंटेज ऑफ फैट्स इन एडल्ट मेल्स कितना होता है, 15% होता है, और फीमेल में 30 to 35%। अच्छा, फिर है मेलरी बॉडीज आर मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने होते हैं। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग सूट्स द यूक्रोमेटिन है, ठीक है, स्टेन्स डेंसली विद बेसिफिलिक डाई। अब यूक्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए मोस्टली होता है, थोड़ा बहुत आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो एसिड है, और एसिड हमेशा बेस को अट्रैक्ट करता है, बेस को, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं क्या ये, और बेस को जो चीज़ अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं बेजोफिलिक। बेजोफिलिक मीन, बेजो मीन्स बेस, फिलिक मीन्स लविंग, बेस के साथ लव करता है हमेशा। कौन, एसिडिक कंपाउंड क्या है, बेजोफिलिक होते हैं, मतलब बेस को लव करते हैं, बेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए एक एसिडिक कंपाउंड है, तो वो बेस को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से बेजोफिलिक डाई को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टेन्स डेंसली विद बेजोफिलिक डाई, सिंपल सी वो है। और जो बेस होंगे वो फिर क्या है, इजोनोफिलिक होते हैं या एसिडोफिलिक होते हैं, ठीक है, वो फिर एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करते हैं। वेरी वेरी काज बाय विच, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन ख्वाशिरखोर एंड मरासमस, ये दोनों क्या है, प्रोटीन, इनको हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। तो ये प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप्स थे, एक ख्वाशिरखोर था, एक मरासमस था। तो इनमें हमारे पास डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, पिट्टिंग एडीमा, ठीक है। ख्वाशिरखोर में पिट्टिंग एडीमा होता है क्योंकि प्रोटीन उसमें कम है, और मरासमस में वो नहीं होता, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एडिमा प्रेजेंट है, ठीक है, पिट्टिंग एडिमा, वहाँ पर एडिमा नहीं होता मरासमस में। अमदर बिगिन, अब देखो उसमें मरासमस में क्या है, कैलोरी की वो होती है डिफिशिएंसी, और ख्वाशिरखोर में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की डिफिशिएंसी होती है। मदर ब्रिंग्स हर चाइल्ड विद कंप्लेन, इसको छोड़ें, इजी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये भी सिंपल है, 38 ATP, ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेलुलर रिस्पायरेशन में। अब ये क्या है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ATP का पूछ रहे हैं, अगर वो पूछते हैं नेट अमाउंट ऑफ ATP तो फिर आप 36 लगाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वो जो 2 ATP होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान स्टार्ट में यूटिलाइज हो रहे होते हैं ना, तो फिर नेट अमाउंट की जब पूछेंगे तो उस 2 ATP के जो शुरू में यूटिलाइज हुए थे उसको आपने माइनस करना है ना, जितने प्रोड्यूस हुए उनसे आपने वो 2 माइनस करने जो कि कंज्यूम हुए थे ना।
उसके बाद है प्रेग्नेंट लेडी इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर यूजेज ओनली आयरन सप्लीमेंट्स है। अगर सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो कौन सी चीज़ की डिफिशियंसी होगी उसमें, तो वो है कैल्शियम, क्योंकि हमारे पास आयरन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इनके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए जीआईटी के अंदर वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इन दोनों के दरमियान फिर कंपटीशन होता है। तो आयरन अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, तो उसकी वजह से फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। और ये कल मैंने आपको बताया था कि आयरन क्या है, अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो आयरन की डिफिशियंसी काज करवाता है, और अगर आयरन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम की डिफिशियंसी काज करवाता है, ठीक है। आयरन इनटेक ज़्यादा होगा तो कैल्शियम की डिफिशियंसी। इसी वजह से मैंने कहा था कि जब भी आप मल्टीविटामिन देते हैं, ठीक है, जिनमें आयरन प्रेजेंट हो, तो वो आपने क्या है खाने उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में आपने क्या है दूध हो गई, दूध वाली चाय हो गई, ठीक है, ये आपने नहीं लेना है, क्योंकि उनमें दूध वगैरह में या दही वगैरह में क्या होता है कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम क्या एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है आयरन के, क्योंकि कम्पीट करेगा ना आयरन के साथ। तो इस वजह से फिर वो आपने उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में आपने दूध दही वगैरह नहीं लेना होता, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट्स जब भी लेते हैं। तो लेकिन अगर प्रेगनेंसी में क्या है पेशेंट आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसको एक ख़ास मकदार में लेना होता है, और साथ में उसने कैल्शियम के भी हमारे पास दूध दही वगैरह भी उसे खाने चाहिए ताकि उसका कैल्शियम भी मेंटेन रहे। द मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर लिवर इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज क्या है, ग्लूकोज है, ये सिंपल है। विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज मेनली डिफिशिएंट इन क्वाशरकोर है, वो अल्ब्यूमिन होता है। अच्छा, थायरोक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कल हमने पढ़ा था टायरोसिन से, ठीक है, टायरोसिन टी से टायरोसिन अमीनो एसिड है और थायरोक्सिन बनाता है वो। मेलाटोनिन इज डिराइवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन बनता है। उसके बाद है उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट शुड बी गिवन टू द इंक्रीज विटामिन इन डाइट है, ठीक है, वेजिटेबल्स, मेनली वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पायरुवेट होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनता है क्या नहीं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कंप्लीट गैस्ट्रिक रिसेक्शन, अगर आपने कंप्लीट गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर दिया है, ठीक है, स्टमक को आपने निकाल दिया, गैस्ट्रेक्टोमी आपने कर दिया है, तो फिर क्या होगा, स्टमक एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा था इंट्रिंसिक फैक्टर, कौन से सेल्स, पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है इलियम में जाके, इलियम, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर वो विटामिन B12 के साथ बाइंड हो रहा था और उसको एब्जॉर्ब करवा रहा था। तो जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो फिर इलियम के अंदर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और विटामिन B12 इसी तरह से फेसिस में निकल जाएगा और उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स किस में होते हैं, ट्यूबर्स में होते हैं। अच्छा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और प्यूरिन कब बनते हैं, स्पेशली हमारे पास जैसे गोश्त वगैरह जब ज़्यादा खाते हैं उनमें प्यूरिन ज़्यादा होता है ना, तो फिर क्या होगा, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। इसी वजह से जो गाउट वाले पेशेंट होते हैं जिनमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम होते हैं ना, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने गोश्त वगैरह कम खाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है तो बायोकेम में बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट वाली भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रट्टे वाली भी होती हैं। रट्टे वाली आपने रटने होंगी, और बाकी रट्टे वाली फिर आपने सिर्फ आपने देखना होगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको रटो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसको आप रटें ना उसको आप पढ़ें ही ना, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अ चाइल्ड विद रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड आल्सो हैविंग कार्टाजीनस सिंड्रोम डिफेक्ट, तो डिफेक्ट कहाँ पे, डायनिनार। अब देखिए कार्टाजीनस सिंड्रोम क्या था, उसमें सीलिया की जो है मूवमेंट्स में प्रॉब्लम था। अब सीलिया हमने पढ़ा था, मैंने कहा सीलिया किस चीज़ से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो सेंटर में एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के सेंटर में 2 हो गए, ठीक है, ये सेंटर वाले 2 हैं, ये सेंटर वाले 2 हो गए, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे ना, या ट्रिपलेट था, 2 थे या ट्रिपलेट था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपलेट था, और सेंट्रियोल में तो ट्रिपलेट होता था, 2 थे, मुझे 2 याद आ रहे हैं, इस तरह 2, ठीक है। 9 थे, ठीक है, 9 पेरिफेरल वो थे, इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, 2 मिले, 2 थे, ठीक है, आपस में मिले हुए थे, 9 थे, ठीक है, और 2 जो है सेंटर में थे। ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, सिलिया बनाते हैं, एक सिलिया। अब डायनिन आर्म क्या था, वो इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला, अब ये डायनिन आर्म है, ये डायनिन आर्म है। अब इसमें जब डिफेक्ट होगा तो फिर सिलिया क्या है हमारे पास, उसके मूव मोशन में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से फिर क्या है, म्यूकस वगैरह एक्यूमुलेट होता है, बार बार उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे पास ये डायनिन आर्म में वो होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद इसको कार्टाजीनस सिंड्रोम भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई, अच्छा, सिकल सेल डिजीज इज ड्यू टू क्या है, मिस सेंस म्यूटेशन मोर देन पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, 230 तक, ठीक है।
इनमें हमारे पास है हाँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कौन सा होगा 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो पायरुवेट जो बना है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ठीक है, एनारोबिक अगर होगा ना, लेकिन अगर एरोबिक होगा मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनेंगे 1 मालिक्यूल नहीं 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह बायोकेम हम कंप्लीट करके सीवीएस पैथोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी एमसीक्यू जो मैंने छोड़े वो ज़्यादातर रिपीटेड थे और बहुत सारे ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मैंने छोड़ दिए। ठीक है, कल भी इसी तरह से पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करके उसके बाद डायरेक्ट सीवीएस पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हेड एंड नेक, उसके बाद अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वगैरह करेंगे। थैंक यू।